नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। साथियों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर हम बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़ी अब तक की क्या अपडेट रही। उसके साथ ही बात करेंगे, एक पुख्ता प्रमाण के साथ बात करेंगे कि जो फाइनल परिणाम है वो कब तक आ जाएगा। फाइनली जो है एब्सेंट लिस्ट जारी हो चुकी है कंप्यूटर अनुदेशक में, तो अब जो फाइनल परिणाम है उसके कब तक आने की संभावना बन चुकी है। साथियों, ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि अब तक परिणाम आ जाएगा, फोटोज भी डाल रहे हैं, मगर साथियों हम बताएंगे आपको कि फाइनली परिणाम कब तक आ जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बहुत चीजों पर बात करेंगे, मगर उससे पहले एक अनुरोध है, जब भी आप देखें वीडियो पूरा देखना। अधजल नगरी छल कर जाए, यानी आधा ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। तो आप जो है थोड़ा सा जब भी देखें पूरा देखें, पूरी नॉलेज लें। ठीक है साथियों, बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च के बाद वीडियो बनाता हूं, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि वास्तविक में वीडियो में बताई गई जानकारी सही है, सटीक है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि जैसा कि ग्राम विकास अधिकारी का परिणाम जारी हुआ और उसके साथ ही प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई। जब प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई तो उसमें उन अभ्यर्थियों की सूची है, उन अभ्यर्थियों का नाम है जिनके दस्तावेज सत्यापन के समय उनके दस्तावेजों में कुछ कमी रह गई थी। अब जो मुख्य कारण है हम देख लेते हैं, आपने देख ली होगी, और उन्हीं से उसी सूची के साथ में हम बताएंगे कि जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है उसमें जो अभ्यर्थी हैं जिनके साथ कुछ इश्यूज ऐसे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। खासकर जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने मेरिट तो पास कर ली, मगर उनकी किस्मत उनके साथ धोखा कर गई। उनका जो फाइनल परिणाम है, जो लास्ट ईयर का परिणाम था, वो 18 जून के बाद आया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा उनके साथ। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा रिजल्ट बाद में आया तो मेरे साथ क्या होगा। तो उनके साथ क्या होने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, आपने जो है लिस्ट देख ली होगी, जो प्रोविजनल लिस्ट आपने देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे साथी हैं, करीब करीब 425 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है ग्राम विकास अधिकारी में। अब उनको डाला गया है तो उनमें से जो मेनली कारण है, मुख्य कारण है, वो क्या है। मुख्य कारण क्या है प्रोविजनल में? प्रोविजनल में जो मुख्य कारण है साथियों, वो है उनके ओबीसी में, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट था उसमें जो है एफिडेविट की वजह से जो है उन्हें जो है प्रोविजनल में डाला गया है। अब ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक के समय तो जो है संशोधन कर दिया गया था। उससे पहले जो संशोधन से पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट ग्राम विकास अधिकारी के आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए, और यही स्थिति थी कंप्यूटर अनुदेशक में, एलएसए में हो या फिर वीडियो में हो, मतलब सभी में यही स्थिति है। तो इसके साथ ही वहां पे संशोधन किया गया मुख्यमंत्री साहब के एक नोटिस के द्वारा। तो अब ऐसी स्थिति है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और तो आप उसका एक एफिडेविट बनवा लीजिए और उसको जमा करवा दीजिए। आपको जो है ओबीसी का जो इश्यू है वो नहीं आएगा, आपको उसकी वजह से प्रोविजनल नहीं डाला जाएगा। तो कंप्यूटर अनुदेशक में तो सभी साथी जो है एफिडेविट बनवा के गए थे, मगर यहाँ पे ऐसा हुआ था कि एफिडेविट जिन्होंने बनवाया नहीं था, अब उनको जो है एफिडेविट जमा करवाना है। तो 425 अभ्यर्थी जिनको प्रोविजनल में डाला गया है ना, उनमें से मुख्यतः ज्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको एफिडेविट के लिए बोला गया है। इसके अलावा आप देखेंगे साथियों, मेरे पास वो लिस्ट है, आप भी देख लेना। तो लिस्ट में जो है बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनसे जो है ओल्ड या फिर डिजिटल, अब ये दोनों सर्टिफिकेट हो, चाहे फिर वो एसटी एससी वाला हो या फिर किसी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो। अगर आपने वो सर्टिफिकेट लगाया है किसी डिसेबिलिटी का, तो फिर आपके पास ओल्ड प्लस डिजिटल दोनों होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय अगर आपने एक जमा करा दिया था, ये जैसे समझ लीजिए आपके पास पुराना था ओबीसी, जैसे आप एसटी या एससी या फिर डिसेबिलिटी में आते हैं जिनका एक ही बार सर्टिफिकेट बनता है, तो आपने सोचा आपने पुराना वाला जमा करा दिया, मगर साथियों मैंने उस समय भी बताया था कि डिजिटल वाला कंसीडर किया जाएगा, तो डिजिटल वाला भी आपको जमा करवाना था।
अगर आपने डिजिटल जमा नहीं करवाया है तो कंप्यूटर भर्ती में आपको जो है प्रोविजनल लिस्ट में अपना नाम देखने को मिलेगा, कंपल्सरी मिलेगा, मिलेगा ही सही। इस बात को आप निश्चित कर लेना। तो प्रोविजनल लिस्ट में कौन कौन आएगा? जिन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट के चलते एफिडेविट जमा नहीं करवाया था, मगर ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसने एफिडेविट नहीं दिया होगा। मगर जो ओल्ड और डिजिटल वाला इश्यू है, इसमें बहुत सारे साथी जरूर होंगे जिन्होंने पुराना दे दिया होगा, उनके पास नया नहीं होगा, या फिर नया दिया होगा उनके पास पुराना नहीं होगा। इस विषय में जो है उनको प्रोविजनल डाला जाएगा। और ऐसा ही कंप्यूटर अनुदेशक में होने वाला है। ग्राम विकास अधिकारी में जो है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके साथ ये इश्यू है। इसके साथ ही जो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका जो रिक्वायर्ड जो कंप्यूटर कोर्स है वो वैलिड कोर्स नहीं था। तो जो जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी में हुआ ऐसा कि वहां पे RSCIT सर्टिफिकेट जो है मांगा गया था, वही कंप्यूटर कोर्स को मतलब एलिजिबल किया गया था, मान्यता दी गई थी। मगर अब बहुत सारे साथी थे, उन्होंने RSCIT की जगह कोई दूसरे सर्टिफिकेट लगा दिए। इस केस में हुआ उनके साथ ऐसा कि उनसे जो है दूसरा सर्टिफिकेट माना मतलब RSCIT का सर्टिफिकेट उनसे मांग लिया गया। तो अगर आपके साथ ऐसा इश्यू है तो फिर आपको जो है प्रोविजनल में डाला जाएगा। इसके साथ ही और भी इश्यू है, जैसे कि रिक्वायर्ड HI सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपने जैसे मान लीजिए आपने ब्लाइंडनेस का लगाया है या फिर कोई भी डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट लगाया, तो अगर आपके पास वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता तो भी आपसे जो है सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है साथियों, तो चाहे ओबीसी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सबके लिए आपको जो एफिडेविट आपने लगा ही दिया होगा, तो आपको ऐसी दुविधा नहीं आने वाली। मगर जिन्होंने नहीं लगाया है उनके साथ ऐसा इश्यू होने वाला है। ठीक है साथियों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपका लगना चाहिए था, और उसके साथ ही आपके पास जो है ये पुराना और नया दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए। मुख्यतः 2-3 कारण हैं जिनकी वजह से आपको प्रोविजनल में डाला जाएगा। इसके साथ ही एक और कारण है, अगर आपने जैसे मान लीजिए वहां पे मार्कशीटें जमा नहीं करवाई थी, मार्कशीट ये जमा नहीं करवाई थी, तो आपको ये जमा करवानी पड़ेगी। इस वजह से भी आपको प्रोविजनल में डाला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने डिग्री जमा करा दी मगर मार्कशीट जमा नहीं करवाई, तो वहां पे साफ साफ मेंशन है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की मार्कशीट जमा कराइए। या फिर आपने मार्कशीट जमा करा दी, डिग्री नहीं जमा कराई, तो आपको डिग्री भी मांगा जाएगा। इस वजह से आपको प्रोविजनल डाला जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर और जिन्होंने अटेस्टेशन नहीं करवाया, जिन्होंने मान लीजिए ओरिजिनल नहीं दिए थे, सिर्फ फोटोकॉपी जमा करवा दी थी, तो बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं। तो जिन्होंने फोटोकॉपी दी थी, ओरिजिनल नहीं दिखाया था, तो उनको भी जो है प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाएगा। यहाँ पे एक कैंडिडेट भी है, मैं बता दूं आपको, मोहित सिंह चौहान कैंडिडेट है, एक ऐसे हैं जिनको इस वजह से प्रोविजनल में डाला गया कि रिक्वायर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद एजुकेशनल विद अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है साथियों, तो जिन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म जमा नहीं करवाया था उनको प्रोविजनल में डाला जा रहा है। तो कुल मिला के अगर दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी है तो फिर आपको जो है प्रोविजनल में डाला जा रहा है। तो ये थे वो साथी जिनको जो है कंप्यूटर अनुदेशक में भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनको भी जो है प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाएगा। अगर आप इनमें से कोई इश्यू था तो आप अभी से ही डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना। प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद में आपको 7 दिन का समय दिया जाता है कि 7 दिन में जो है आप जो भी डॉक्यूमेंट्स कमी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है उनको जमा करवा दे। ठीक है, तो 7 दिनों का समय मिलेगा। अगर 7 दिनों में जमा नहीं करवाए हैं तो फिर आपको परमानेंटली जो है अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। साथियों, वीडियो के साथ में ही एक और लिस्ट जारी हुई थी वीडियो के फाइनल परिणाम में, और वो थी अपात्र अभ्यर्थी। अब अपात्र अभ्यर्थियों की बात करें तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे साथी जो कंप्यूटर अनुदेशक में है उनके साथ भी ऐसा ही इश्यू है, सेम इश्यू जो वीडियो में था। और अपात्र घोषित होने वाले अभ्यर्थियों में जो अपात्र लिस्ट थी उसमें बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपीयरिंग वाले हैं। कौन है? अपीयरिंग वाले हैं। तो अपीयरिंग में जिनका रिजल्ट मतलब बाद में आया, जिनका रिजल्ट 18 जून के बाद आया, तो उनको जो है अपीयरिंग में मतलब उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। अब कौन कौन है आपको मैं एक बार बता देता हूं, मुख्यतः कौन कौन अभ्यर्थी हैं जिनको अपात्र घोषित किया गया है। ठीक है साथियों, तो जिन्होंने मान लीजिए रिजल्ट आपका ग्रेजुएशन रिजल्ट, आपका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो आपके परीक्षा की तिथि मतलब 18 जून से बाद आया, तो आपको जो है परमानेंटली जो है आपको बाहर कर देंगे। अपीयरिंग वाले साफ साफ ध्यान रख लें, अगर आपको जो है आपका रिजल्ट लास्ट ईयर का रिजल्ट बाद में आ रहा है, लास्ट ईयर में और डिग्री में अंतर है, इस बात को आप फिर समझ लेना।
कि अगर आप जैसे बीटेक आपने कर रखी है और आपका जो 4th ईयर है, मतलब जो 8th सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर का एग्जाम 18 जून से पहले हो गया था और उसका रिजल्ट भी 18 जून से पहले आ गया था 8th सेमेस्टर का, तो आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। आपकी डिग्री भले ही लेट आई हो, मगर आपका अगर 8th सेमेस्टर का रिजल्ट बाद में आया है, 18 जून के बाद आया है, तो फिर आपको निकालेंगे। जैसे आपके किसी भी सेमेस्टर में बैक हो और उस बैक का रिजल्ट 18 जून के बाद आया है, तो भी आपको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के जो सबसे बड़ा इशू था वो तो यही था। अगर आपकी ग्रेजुएशन में इस प्रकार की कोई कमी है, आपके डॉक्यूमेंट्स में इस प्रकार की कमी है, तो आई एम सॉरी, आपको बाहर निकाला जाएगा। ऐसा वीडियो में हुआ है और ऐसा ही कंप्यूटर अनुदेशक में होने वाला है। ठीक है साथियों, जिन साथियों के 3 बच्चे हैं, जिनकी शादी पहले से हो रखी थी और 3 बच्चे हैं, तो उनको भी बाहर निकाला जाएगा। ऐसे 2-4 केसेस थे, वो वीडियो में भी थे, और अगर कंप्यूटर अनुदेशक में भी होता है तो उनको भी बाहर निकाला जाएगा। कुछ केसेस ऐसे थे कि जहां पे उन्होंने डिजेबिलिटी का क्राइटेरिया लगाया, मगर उनकी जो डिजेबिलिटी थी वो जो 50% हो या 60% से कम है, तो भी उनको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आप हैंड से हो या फिर कोई भी डिजेबिलिटी आपने मेंशन की, कोई भी सर्टिफिकेट आपने लगाया है और उस डिजेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो 60% है, अगर 60% से कम आपके पास डिजेबिलिटी है, तो फिर आपको जो है बाहर निकाला जाएगा। बहुत सारे संख्या में जो है साथी ऐसे भी हैं। जो साथी ओवरेज हो गए हैं उनको ऑब्वियसली बात है, उनको भी बाहर निकाला जाएगा। ठीक है साथियों, तो कुल मिला के जो है जिनका बीए फाइनल रिजल्ट, मतलब जो बीए का रिजल्ट भी है, चाहे बीए जिन्होंने अभी कंप्यूटर अनुदेशक में जिन्होंने बीएससी लगाई, बीसीए लगाई, एमसीए लगाई या फिर बीटेक लगाई, जो भी डिग्री आपने लगाई, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 18 जून के बाद आ रहा है, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये बात थी उन साथियों के लिए जो साथी अभी कंफ्यूजन में थे कि उनको प्रोविजनल में डालेंगे या फिर मतलब अपात्र घोषित करेंगे। तो साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक के फाइनल परिणाम के साथ भी ऐसी 2 लिस्ट जारी होगी और इन 2 लिस्टों में क्या होगा मैंने बता दिया आपको। अब इन दोनों लिस्टों में आने के बाद में आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा कि 7 दिन में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आप डॉक्यूमेंट जमा करा दें, और आपको अपात्र घोषित कर दिया है तो आप उसका कोई वैलिड सर्टिफिकेट जमा करवाएं, मतलब वहां जाएं और उसकी शिकायत दर्ज कराएं, जो भी आपको शिकायत हो, और उसका मतलब कोई वैधानिक दस्तावेज प्रूफ करें ताकि आपको जो है अपात्र घोषित नहीं करें। तो आपके पास 7 दिन का समय होगा। 7 दिन के बाद आपको दोनों स्थिति में, चाहे प्रोविजनल हो चाहे मतलब ये वाली अपात्र वाली स्थिति हो, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में जो मुख्य बात आ जाती है वो आ जाती है फाइनल परिणाम। फाइनल परिणाम कब तक आ जाएगा? फाइनल परिणाम को लेकर ऐसे तो बहुत सारे साथी हैं, वो अलग अलग कयास लगा रहे हैं, मगर साथियों एक पुख्ता बात करूं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 6 से 8 दिसंबर तक तो डीवी है। किनका? एब्सेंट लिस्ट वालों का। किनका? एब्सेंट लिस्ट वालों का डीवी है 6 से 8 दिसंबर तक। अब 8 तारीख को आप देखेंगे तो 8 तारीख के बाद में जो है कम से कम 7 से 8 दिन तो आप जानते ही हैं कि मिनिमम लगते ही हैं किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने में। हम भी मानते हैं, हालांकि इतना समय नहीं लगता, मगर एक सरकारी आंकड़े के अनुसार देखें तो 7 से 8 दिन का वो समय लेते ही हैं। 7 से 8 दिन पहले आप उनको नहीं कर सकते। अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें RSMSSB का, तो आप सोच लीजिए जब उनको 25 दिन लग गए, 25 दिन में तो उन्होंने क्या एब्सेंट लिस्ट जारी की है। एब्सेंट लिस्ट कितने दिनों में? 25 दिनों में जारी की है। अब जब 25 दिन उनको एब्सेंट लिस्ट जारी करने में लग गए, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो 8 तारीख के बाद में 7 से 8 या 10 दिन, वो जो है मिनिमम 10 दिन आपका उसी में लेंगे। किसमें? मतलब उसको ऑर्गेनाइज करने में और फाइनल परिणाम तैयार करने में। अब फाइनल परिणाम तैयार करने के बाद में जो मुख्य सप्ताह बच जाता है वो बच जाता है 19 दिसंबर से लेके और 24 दिसंबर, ये जो सप्ताह है, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस है और उसके आगे जो है छुट्टियां हैं। ठीक है, तो 19 से लेके और 24 दिसंबर के बीच का जो वीक है, इसी में परिणाम आपका कंफर्म जो है परिणाम वो इसी में आ जाएगा। मैं संभावना नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे 99.99% संभावना यही है साथियों। हकीकत यही है कि 19 दिसंबर से लेके, हालांकि 19 को भी नहीं आएगा क्योंकि 19 को मंडे है, तो 19 को भी नहीं आएगा, 19 को भी काट दीजिए आप। 20, 21,
22 और 23, इन 4 तारीख के अंदर जो है आपका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, फाइनल परिणाम की जो डेट है वो 20, 21, 22, 23। ठीक है, 20, 21, 22, 23 ये 4 दिन है। इन 4 दिनों में ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। यथा संभावित जो है 99% यही संभावना है कि इन 4 दिनों में। हालांकि बहुत सारे ट्वीट आने लग गए हैं कि 8 से 16 होगा या 16 से 20 होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 8 तारीख को तो डेटा पहुंचेगा, 8 तारीख को तो डीवी खत्म होगा, तो 8 तारीख को होना पॉसिबल ही नहीं है। बीच में सैटरडे संडे है और करीब करीब 5 से 7 दिन फिर से उनको परिणाम बनाने में लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो वीक बच जाता है वो बच जाता है 20, 21, 22, 23। तो इसी के दौरान आपको जो है परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो फाइनल परिणाम का जो भी साथी इंतजार कर रहे थे उनको इतना सा इंतजार और करना पड़ेगा। अब इसके इंतजार करने के बाद में साथियों होगा क्या कि जैसे आपका फाइनल परिणाम मान लीजिए 23 तारीख को या कभी भी मतलब इसी वीक में जारी हो जाता है। जब आपका रिजल्ट उस वीक में जारी हो जाएगा तो उसके बाद में जो मुख्य प्रोसेस बच जाती है वो बच जाती है आपकी जिला मतलब काउंसलिंग प्रोसेस। और उसी के दौरान जो है आपसे जिला भरवाए जाएंगे, जिला आवंटित किया जाएगा, फिर स्कूलें आवंटित होगी और फिर आपकी फाइनली नियुक्ति होगी। तो इस प्रोसेस में कम से कम एटलीस्ट माने तो 55 से 60 दिन, तो आप 50 से 60 दिन का समय तो मान लीजिए कि लगेगा ही लगेगा। 50 से 60 दिन का जो समय है वो मान लीजिए कि इतना समय तो लगेगा ही। अब 50 से 60 दिन का समय अगर इसमें लग जाता है तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली बात है कि फरवरी तो आपकी वैसे भी आ जाएगी। तो ज्वाइनिंग की बात करें साथियों, तो ज्वाइनिंग यथासंभव अभी फिलहाल की स्थिति तो ऐसी ही है कि ज्वाइनिंग आपकी या तो फेब के लास्ट में या फिर मार्च, इसी में आपकी ज्वाइनिंग आप समझिए पॉसिबल होगी। इसके पहले ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है साथियों, तो ज्वाइनिंग को लेकर भी आप ऐसी जो है समझ लेना कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। इसके साथ ही साथियों बहुत दिनों से जो है मैं देख रहा हूं 3-4 दिनों से तो काफी ज्यादा में जो है ट्रेंड करवाया जा रहा है सूचना सहायक की नई भर्ती को लेकर। तो सूचना सहायक की नई भर्ती आने की कब तक उम्मीद है? उम्मीद तो ऐसी थी कि पहले ही आ जानी चाहिए थी, मगर पता नहीं, ये सरकारी काम है, यहाँ पे नौकरशाही की कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। हमारा जो लोकतंत्र है उसमें ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि हम नौकरशाहों से भी जवाब ले सके। अगर आप सपोज करिए आप एक तय सीमा, जैसे कि कोई चुनाव होता है, चुनाव में पहले से तय होता है कि इतने दिन इतने फेज में चुनाव होना है और इस तारीख को रिजल्ट आना है। अगर कुछ ऐसा ही सिस्टम हो कि इतनी तारीख को एग्जाम होना है और इतनी तारीख को रिजल्ट आना है, इतनी तारीख को ऐसा प्रोसेस होना है, आगे की प्रोसेस होनी है, तो समझ लीजिए इनके पास भी एक टाइम लिमिट बच जाती है। जो नौकरशाह जो सरकारी आदमी होते हैं उनके पास भी एक टाइम लिमिट हो, और उस टाइम लिमिट अगर जब उनको दे देते हैं तो फिर उनको उसी टाइम लिमिट में काम करना पड़ता है। मगर यहाँ पे हमारे जो सिस्टम है उसमें यही सबसे बड़ा लूप होल है कि इनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसलिए ये देखते हैं कि एक जो डॉक्यूमेंट्स में एब्सेंट लिस्ट है उसको जारी करने में इन्होंने 25 दिन लगा दिए। बहुत शर्म वाली बात है कि 25 मिनट का काम 25 दिनों में हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ी सी उम्मीदें टूट सी गई है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सरकार से आग्रह है, कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ा सा उम्मीद बंधाई है कि थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि बेरोजगार युवा जो अभी स्थिति में है वो ना इधर का है ना इधर का है, ना ही तो वो कोई नया काम कर सकता है, ना ही वो जो है कुछ पढ़ सकता है। ठीक है साथियों, तो अभी की जो स्थिति है वो थोड़ी सी इधर कंफ्यूजिंग वाली है, मगर बहुत जल्दी है। आपको 20 से 22 तक परिणाम देखने को मिलेगा और नई भर्ती भी, सूचना सहायक की जो नई भर्ती है वो भी इसी महीने देखने को मिलेगी। ऐसी संभावना है कि क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चलाया जा रहा है और बोर्ड द्वारा अभ्यर्थना जो है RSMSSB को भेज दी गई है कार्मिक विभाग द्वारा। तो अब उम्मीद है कि इसी महीने में जो है सूचना सहायक की नई भर्ती जारी हो जाएगी, सूचना सहायक की भर्ती आ जाएगी और उसके साथ ही प्रोग्रामर की भर्ती आने की भी संभावना है। हालांकि प्रोग्रामर की जो भर्ती है उसमें 60-40 का रेशियो कर दिया गया है। अगर आपके 150 पद आते हैं तो उसमें से 90 पद तो आपके प्रमोशन वाले होंगे और 60 पद आपके वैकेंसी वाले होंगे। तो कुल मिला के जो है कैसे भी हो, मगर इसी महीने आने की संभावना है। अब एक और बात बच जाती है कि शिथिलता वालों की क्या अपडेट है। साथियों, इनको पहले गुजरात से बुलाया गया, गुजरात के बाद में इन्होंने बहुत जगह, बहुत अलग अलग मंत्री, बहुत अलग अलग विधायकों के पास जो है धरना दिया। अब जब कैबिनेट मीटिंग हुई तब इनको उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ इनको लेकर चर्चा की जाएगी, मगर इनके बारे में कोई बात नहीं की गई और ना ही इनको मतलब इनका मुद्दा उठाया गया।
ठीक है साथियों, तो अब आप समझ लीजिए कि केवल और केवल इनको भ्रमित किया जा रहा है और ये भ्रम में जी रहे हैं। जिस दिन इनका भ्रम टूटेगा, यकीन मानिए इनके साथ बहुत बुरा होगा। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी आप सच को स्वीकार कर लेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो समय रहते तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, अदरवाइज समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। ठीक है साथियों, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वास्तविकता में जिए, ना ही कोई शिथिलता पहले मिलती थी ना ही अब मिलने वाली है। खाली पदों का एक ही उपयुक्त विकल्प है, नई भर्ती। तो नई भर्ती ही विकल्प है और नई भर्ती ही जारी होगी। इसका मैं हर बार वीडियो में जिक्र करता हूं और अब भी बता रहा हूं कि नई भर्ती ही जारी होगी। ठीक है साथियों, तो अब तक जो बातें थी वो पूरी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से कही है। अगर किसी भी चीज को लेकर आपके मन में शंका हो या कोई कमेंट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।